दोस्तों, मैं शिवांशु शर्मा आज आपके साथ नए टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है डिसइन्वेस्टमेंट। मेन डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर चर्चा करने पहले जानेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के बीच क्या फ़र्क है, इन दोनों के बीच क्या अंतर है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब सरकार अपनी कंपनी के अंदर कुछ शेयर्स को कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को सेल कर देती है, उसे कहते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जिसके अंतर्गत सरकार अपनी कंपनी को किसी प्राइवेट सेक्टर को पूर्ण रूप से सौंप देती है और मैनेजमेंट भी पूरा उन्हीं के पास चला जाता है, यानी 51% शेयर या फिर उससे अधिक शेयर उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन प्राइवेटाइजेशन का मुख्य मतलब यही होता है कि जिसके अंतर्गत स्वामित्व और पूरा मैनेजमेंट एक निजी क्षेत्र के पास चला जाता है, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। लेकिन इन दोनों के ऊपर विस्तार से चर्चा करने से पहले जानेंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों इतना वर्तमान सरकार यानी मोदी गवर्नमेंट क्यों इस पे इतना ज़्यादा फोकस कर रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे और कैसे करेगी गवर्नमेंट। इतनी बड़ी कंट्री है, इतने बड़े PSU हैं, क्या मिलेगा उसको करके, क्या रणनीति होगी इन सब चीज़ों की, इस पर चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट दो तरीके की होती हैं। पहली जिसे कहते हैं टोकन डिसइन्वेस्टमेंट, दूसरी जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो पहले पर चर्चा करते हैं कि टोकन डिसइन्वेस्टमेंट क्या है। टोकन डिसइन्वेस्टमेंट क्या है? इसके अंतर्गत सरकार अपनी किसी भी कंपनी के अंतर्गत 49% तक की हिस्सेदारी बेच देती है, यानी स्टॉक मार्केट के अंतर्गत बेच देती है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट कंपनी उन शेयर्स को खरीद लेती है। दूसरा स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत सरकार अपनी हिस्सेदारी 51% या उससे अधिक जो होती है हिस्सेदारी अपने शेयर का किसी भी कंपनी के बेच देती है। अब बात करते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंतर्गत अपनी 51% तक की हिस्सेदारी बेच देती है। दो तरीके की डिसइन्वेस्टमेंट होती है, एक टोकन डिसइन्वेस्टमेंट और एक स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अब इसके बारे में जानने के बाद हम आगे चलते हैं कि करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या है। करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसके अंतर्गत पहला है माइनॉरिटी स्टेक सेल। इसके अंदर क्या होता है, जब गवर्नमेंट को अपनी 49% तक की हिस्सेदारी किसी कंपनी के अंतर्गत अपने शेयर्स जो होते हैं बेचने होते हैं, तो वो इसके अंतर्गत किए जाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के थ्रू आज के टाइम में जो मोदी गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस कर रही है। अब ये करा कैसे जाएगा, इसके ऊपर ध्यान देते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट होगा कैसे। जैसे कि मैंने बताया माइनॉरिटी स्टेक सेल, इसके अंतर्गत कब की जाएगी सेल किसी कंपनी की, जब 49% तक के यानी 49% तक के कोई भी शेयर किसी को भी बेचने हैं जब की जाएगी। लेकिन स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के अंतर्गत तब किया जाएगा जब गवर्नमेंट को किसी भी कंपनी की हिस्सेदारी 51% या फिर उससे ज़्यादा तक सेल करनी होगी। अब इसको करा कैसे जाएगा? इसको इस तरीके से करा जाएगा कि जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं और जो डिपार्टमेंट हैं और नीति आयोग के मध्य बातचीत करी जाएगी। दूसरा, नीति आयोग जो है उस PSU को आइडेंटिफाई करेगा, जो भी जिस भी कंपनी को हमें डिसइन्वेस्टमेंट करना है, गवर्नमेंट को जिस कंपनी को डिसइन्वेस्टमेंट करना है उसके बारे में नीति आयोग जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा। उस कंपनी को नीति आयोग और मिनिस्ट्री और जो डिपार्टमेंट होंगे उनके बीच बातचीत होगी और उनके बीच सहमति बनेगी। तीसरा, इनका एक ग्रुप होगा CGD ग्रुप। यह है एक सेक्रेटरीट्स का ग्रुप है, सचिवों का एक ग्रुप होगा जो नीति आयोग और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर्स CCEA इन दोनों के मध्य जो भी बात होगी उनके बीच कोऑर्डिनेट करेगा और कोऑर्डिनेट करके जो भी डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको फॉर्म में लाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। उन दोनों के बीच कोऑर्डिनेट करेगा। ये कौन सा ग्रुप होगा? CGD कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब चलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। अभी तक हमने जाना कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी किस तरीके से है, कि टोकन डिसइन्वेस्टमेंट है, उसके बाद स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है, उसके बाद करंट पॉलिसी क्या है, कि करंट पॉलिसी क्या है माइनॉरिटी स्टेक सेल, और दूसरा है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। अब चलते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, इससे क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से करेगी ये आपको करंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के अंतर्गत पता चल गया है कि किस तरीके से करने वाली है। लेकिन क्यों कर रही है
और कैसे करेगी, आइए आगे चलते हैं। मोदी गवर्नमेंट के जो अभी 2021-22 का जो बजट आया था, उसके अंतर्गत मोदी गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से, यानी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू अपना 1.75 लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट निर्धारित करा है। उसके अंतर्गत 2 बैंकों को और एक इंश्योरेंस कंपनी को रखा गया है, लेकिन वो कौन सी है अभी तक ये साफ नहीं किया गया है। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये 2 बैंक 2 बड़े बैंक हो सकते हैं। कौन से बैंक? एक बैंक ऑफ बड़ौदा और एक पंजाब नेशनल बैंक। कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी नहीं पता, कौन सी होगी ये अभी इसके बारे में खुलासा नहीं है। लेकिन जो भी विशेषज्ञ हैं उनका मानना यह है कि वो बैंक जो होंगे वो 2 हो सकते हैं, एक पंजाब नेशनल बैंक और एक बैंक ऑफ बड़ौदा। अब किसी भी कंपनी के स्टेक बेचने होंगे, अब इतना बड़ा अमाउंट है, तो सीधी सी बात है गवर्नमेंट उन्हीं अपने सेक्टर को, मतलब अपनी कंपनी को, अपने बैंक को, उसी बैंक को बेचेगी जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में है, क्योंकि मार्केट में उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी और वैल्यू होगी उसी से सबसे ज़्यादा हम पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये 2 बड़े बैंकों को आगे लाई। अगर अमाउंट कम होता, गवर्नमेंट को अमाउंट कम चाहिए होता, तो वो छोटे बैंकों को भी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती थी, लेकिन अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसी को देखते हुए ये गवर्नमेंट ने 2021-22 के बजट के अंतर्गत ये जो 2 बड़े बैंकों की बात की गई है, इन्हीं को लाया गया है। इसी को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक के स्टेक जो है, मतलब जो भी शेयर्स हैं, उनको सेल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसी को देखते हुए इन दोनों को लाया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी के जो भी शेयर्स हैं, यानी पीएनबी, इनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसी के अंतर्गत बीओबी के जो भी शेयर थे वो 8.6% तक बढ़ गए, और वहीं पर पीएनबी शेयर जो क्लोज हुए थे ऑलमोस्ट 7% पे हायर होकर के क्लोज हुए थे। इसी से इस बात का पता चलता है कि जो भी ज़्यादा अमाउंट जब गवर्नमेंट उठाने वाली होगी, जब भी गवर्नमेंट को ज़्यादा अमाउंट चाहिए होगा, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट उसका करेगी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि किसी भी घाटे वाली कंपनी को इतनी जल्दी नहीं बेचा जा सकता। इसको हम इस तरीके से, इस एग्जांपल से जान सकते हैं कि आप इसको एयर इंडिया को ले सकते हैं। एयर इंडिया का कोई भी अभी खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो घाटे में है और उसको गवर्नमेंट जिस अमाउंट पे बेचना चाहती है वो अमाउंट कोई देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जो बैंक है, चलते हुए अच्छे बैंक हैं। इसीलिए इनके जो जैसे ही ये बात लीक हुई विशेषज्ञों द्वारा कि ये जो है मेन टारगेट हो सकते हैं, उसी तरीके से इनके 8.6 और 7% तक इनके जो रेट थे, क्या कहते हैं, स्टॉक के, वो हाई हो गए। अब बात करते हैं आगे की कि गवर्नमेंट ऐसा कर क्यों रही है, गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य है। मोदी गवर्नमेंट ने जब भी अपना लक्ष्य बताया तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य है इकोनॉमी का, वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का है, कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाई जाएगी। तो इतना पैसा कहाँ से लाया जाएगा? इतना पैसा डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो प्रॉफिट में नहीं हैं, लेकिन प्रॉफिट में नहीं है उसके कारण चलते हुए उनको बाज़ार में कोई इनके ग्राहक नहीं मिलेंगे, यानी उनके कोई कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, उनको प्राइवेटाइज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी और डिसइन्वेस्टमेंट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पीएनबी को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया और बैंक ऑफ बड़ौदा को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये पूर्ण रूप से प्राइवेटाइज हो जाएंगे। गवर्नमेंट को जब लगेगा कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा आ जाएगा, वो फिर दोबारा इसके सारे शेयर खरीद लेगी और फिर दोबारा अपने स्वामित्व, अगर 51% से ज़्यादा बेचती है तो उसका स्वामित्व भी अपने पास रख सकती है फिर से। लेकिन नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये लक्ष्य घोषित किया गया था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उसी को देखते हुए ये डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पीएसयू सेक्टर बेचे जाएंगे, उस पर डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर उसके अंतर्गत आएगा, और जितना प्राइवेट सेक्टर उसके अंतर्गत आएगा उतनी ही टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, और जितनी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी उतना इन्वेस्टमेंट होगा। उसी तरीके से हमारे देश में रोजगार भी बढ़ेगा, और जितना रोजगार बढ़ेगा युवा आगे बढ़ेगा, और उसी को देखते हुए हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। क्यों? क्योंकि टैक्सेस भी उसके ज़्यादा उसी हिसाब से बढ़ने लगेंगे। टैक्सेस आएंगे, और जितने ही हमारे पास टैक्सेस आएंगे उतना ही हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे लगा सकेंगे। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा उतना ही देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी,
और जो आज की प्रेजेंट गवर्नमेंट का यानी मोदी गवर्नमेंट का जो भी एम है, जो भी गोल है, उन्होंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो उसको पा सकते हैं। और इन्होंने ये जो टारगेट है अपना 2024 तक पूरा करने की कोशिश करी है। अब आप देख सकते हैं इतने कम टाइम में इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी पे फोकस बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए, जो कि फोकस आज हमारे देश में हर बजट में किसी न किसी के रूप में देखा जाता है। जैसे कि अभी सुनने में आया था LIC में भी कुछ LIC के शेयर IPO के अंतर्गत लाए जाएंगे। अभी तक ऐसा गवर्नमेंट ने साफ लेकिन नहीं किया है कि कब और कैसे आएंगे, लेकिन ऐसा आ रहा है कि गवर्नमेंट लाएगी। अब आगे देखेंगे, जैसा कि आपको बता दिया कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, कैसे है और क्यों ऐसा मोदी गवर्नमेंट कर रही है। इन सबको देखते हुए एक ही बात निर्धारित होती है, एक ही बात का पता चलता है अगर उसका कंक्लूजन निकालें कि इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा छूट देनी पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राइवेट कंपनीज़ को 1991 के अंतर्गत सबसे ज़्यादा छूट दी गई थी। उसके अंतर्गत क्या किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके अंतर्गत कंपनियों को सबसे ज़्यादा छूट दी गई थी। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब प्राइवेट सेक्टर किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कदम रखता है, स्टार्टअप करता है, तो वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी लाता है, और टेक्नोलॉजी लाता है वो प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। जब प्रॉफिट के ऊपर काम करता है तो उसको एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा अपनी कंपनी के अंतर्गत लाता है, उसकी कार्यकुशलता बढ़ती है और फिर इससे लोगों को रोज़गार मिलना प्रारंभ बहुत ही आसानी से हो जाता है और बड़े स्तर पर उसको जो है रोज़गार मिलता है। जैसे रोज़गार मिलता है, टैक्सेस जो हमारे देश कंट्री के अंदर होते हैं वो टैक्सेस बढ़ जाते हैं, और जैसे ही टैक्सेस बढ़ने लगते हैं हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ने लगती है। टैक्सेस लगाने का तरीका होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरीके से टैक्स लगाए जा रहे हैं। आगे चल करके जब टैक्सेस लगने लगते हैं, गवर्नमेंट की कमाई अच्छी होने लगती है, तो गवर्नमेंट भी अपनी कंपनियों को कंपनी के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाने लगती है, यानी कार्य दक्षता यानी कुशलता बढ़ाने लगती है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिसइन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि कम टाइम में 2024 तक मोदी गवर्नमेंट ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, तो उसको देखते हुए मोदी गवर्नमेंट यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा फोकस वो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन पर रख रही है, क्योंकि यह जानती है गवर्नमेंट अब इतनी जल्दी इतने कम टाइम के अंतर्गत किसी भी कंपनी की, मतलब कि किसी भी PSU यानी गवर्नमेंट कंपनी की एफिशिएंसी नहीं बढ़ाई जा सकती। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पे पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्डन है। किस चीज़ का? आप ये जानते हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर अपनी किसी भी पॉलिसी मेकिंग का सबसे ज़्यादा बर्डन रहता है कि आसपास के देशों से किस तरीके से निपटना है, उनकी स्ट्रैटेजिक रणनीति, मतलब कि रणनीति क्या होती है, और देशों पे किस प्रकार की रणनीति रखनी है, दूसरे देशों के साथ रिलेशन रखने पे, इन सब चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बिजी रहती है। तो इसीलिए जिस सेक्टर के अंतर्गत प्राइवेट कंपनीज आकर के सबसे अच्छा ज़्यादा रोल कर सकती हैं, प्ले रोल कर सकती हैं, तो उसके अंतर्गत गवर्नमेंट जो है सबसे ज़्यादा एक प्राइवेट कंपनियों को बुला रही है। अब आप इसको देखेंगे कि FDI के माध्यम से, यानी FDI के थ्रू हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत 49 से 74% अब जो है FDI कर दी गई है। इससे क्या होगा, इससे भी हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, प्राइवेट कंपनी आएंगी, अपनी कंपनी लगाएंगी, और इससे हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को जो है आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। जैसा कि अब हमने जान लिया है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या है, क्यों है और कैसे होगी, यानी आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रही है और कैसे होगी, इसके बारे में हमने जान लिया है। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी में, यानी मैंने जो भी अभी आपको बताया है, इसमें कुछ भी चीज़ गलत लगी हो या कुछ भी चीज़ मेरे से छूट गई तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।